प्रणाम बच्चों। बच्चों, जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो हम भाषा के साथ व्याकरण की भी बात करते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह नियम है जो हमें भाषा को लिखना, बोलना इत्यादि बताते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ त्रुटियों की जो व्याकरण के नियमों के बावजूद हम कर देते हैं। हम बात करेंगे वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि की। हम जानते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह। तो यदि हम बोल रहे हैं लड़का खड़ा है, यह एक सार्थक वाक्य है। लेकिन अगर मैं कहूं कि खड़ा लड़का है, इसमें अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन यह वाक्य शुद्ध नहीं है। तो बच्चों, वाक्य के क्या अंग होते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय कौन सा हिस्सा है? उस चीज के बारे में वाक्य क्या बता रहा है, वह सारा हिस्सा विधेय बन जाता है। जैसे राजा घोड़े पर सवारी कर रहा है, यहाँ राजा तो बन गया आपका उद्देश्य, और घोड़े पर सवारी कर रहा है, यह हिस्सा हमें राजा के बारे में बता रहा है। तो यह क्या बन गया? विधेय। देखो बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है, जो वाक्य के शुरू में ना आकर बाद में आया है, बच्चे क्या कर रहे हैं? वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चों, वाक्य के यह दो भाग होते हैं। अब आइए बात करते हैं पद क्रम की, ऑर्डर की। अब वाक्य को बनाने के लिए वाक्यों में अर्थ एवं परस्पर संबंध के अनुसार शब्दों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। इसे बोलते हैं पद क्रम। कैसे? अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है, कर्ता के बाद कर्म, पूरक और क्रिया। इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान देता है, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। धोबी कपड़ा धोता है, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। अब बच्चों, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम आगे और तीन भेद बना सकते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। यहीं से उदाहरण लेते हैं। अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है, यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है अध्यापक और एक ही विधेय है, शिक्षा प्रदान करता है। तो यह वाक्य बने सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। उदाहरण देखिए, राधा मेरे घर आई, एक वाक्य। यहां पर हमने और का प्रयोग किया, और हम सिनेमा देखने गए, यह हो गया दूसरा वाक्य। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, संयुक्त रूप से लिखा गया है। मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां पर वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अनेक आश्रित वाक्य होते हैं। तो जो उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य, वह अपने आप में पूरा है, लेकिन उसके आगे आने वाला जो आश्रित वाक्य है, वह पहले वाक्य के ऊपर निर्भर है। कैसे? आलोक ने कहा कि वह IAS की तैयारी कर रहा है। अब यदि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो वह IAS की तैयारी कर रहा है अपने आप में प्रधान उपवाक्य है, यह अपने आप में एक मुक्त वाक्य है। परंतु आलोक ने कहा कि, अब यह आश्रित है, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है, क्योंकि इसकी अपने आप में बात हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रही है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं वह है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संदेह बोधक,
इच्छाबोधक, हेतुवाचक। आइए इनके बारे में एक साथ पढ़ते हैं। विधानवाचक वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों के माध्यम से किसी कार्य के पूर्ण होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है। निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का संकेत मिलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज राकेश नहीं आएगा। आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आज्ञा या आदेश द्वारा कार्य की पूर्ति की जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चलो गृह कार्य पूरा करो। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी विषय में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, शोक, हर्ष, घृणा तथा आश्चर्य का भाव जिन वाक्यों में प्रदर्शित होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह बड़ा दुखद समाचार है। संदेह बोधक, प्रिजम्प्टिव सेंटेंस, संदेह या संभावना का बोध कराने वाले वाक्यों को संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज पापा मेरे लिए गिफ्ट लाएं। इच्छा बोधक सेंटेंस, इंडिकेटिंग विल और होप, मानव की इच्छा या आशीर्वाद के भाव जिन वाक्यों द्वारा ज्ञात होते हैं उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान करे तुम्हें लंबी उम्र प्राप्त हो। हेतुवाचक वाक्य, सेंटेंस शोइंग कॉज, जिन वाक्यों के अंतर्गत एक वाक्य में क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर करती है उसे हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेरी सरकारी नौकरी लग जाती तो मैं रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाता। तो बच्चों, अभी हमने पिछले ही पृष्ठ पर बात करी थी कि कैसे दो वाक्य एक दूसरे पर आधारित हैं। एक प्रमुख वाक्य है और एक उस पे आश्रित है। तो अब हम बात करेंगे इन उपवाक्यों की। जो वाक्य छोटे छोटे अनेक वाक्यों से मिलकर बनते हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ छोटे छोटे वाक्यों ने मिलकर एक पूरा वाक्य बनाया है, इन्हें बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हो सकता है, विशेषण उपवाक्य हो सकता है या क्रिया विशेषण उपवाक्य हो सकता है। आइए अब बात करते हैं हम वाक्य शुद्धि की। शुद्ध वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अव्यय आदि का ध्यान रखकर इसकी रचना की जाती है। परिभाषा: लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय का ध्यान रखकर जोड़े जाने वाले वाक्य को आप शुद्ध वाक्य बोलेंगे। अब अशुद्ध वाक्य क्या होता है? जिसमें इनमें से किसी भी एक को लेकर कोई त्रुटि है, गलती है। अशुद्धियां किस प्रकार की होती हैं? आइए एक साथ पढ़ते हैं। अशुद्धियों के भेद, काइंड्स ऑफ करेक्शन: संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, मुहावरे संबंधी, अव्यय संबंधी। आइए अब हम इन तालिकाओं से दो दो उदाहरण पढ़कर समझें कि अशुद्धियां किस प्रकार की होती हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां: कोयल मीठा चिल्लाती है, कोयल मीठा गाती है। राम ने संतुष्ट की सांस ली, राम ने संतोष की सांस ली। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां: जो लोग खड़े हैं वह बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं वे बैठ जाएं।
अध्यापक आए और पढ़ाया। अध्यापक आए और उन्होंने पढ़ाया। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। किसी और बस से जाओ, किसी दूसरी बस से जाओ। वह इस क्षेत्र में विशेष लड़का है, वह इस क्षेत्र में योग्य लड़का है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। मैंने गाड़ी चलते देखा, मैंने गाड़ी को चलते देखा। सांप चलता है, सांप रेंगता है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। रीता गाते गाते बेहोश हो गया, रीता गाते गाते बेहोश हो गई। वह हंसते हुए लोटपोट हो गया, वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लिंग संबंधी अशुद्धियां। नदी बह रहा है, नदी बह रही है। कुत्ता भौंक रही है, कुत्ता भौंक रहा है। वचन संबंधी अशुद्धियां। इन दिनों सोना महंगी है, इन दिनों सोना महंगा है। चारों लोग का नाम लिखो, चारों लोगों का नाम लिखो। कारक संबंधी अशुद्धियां। आलोक ने पाठ को पढ़ाया, आलोक ने पाठ पढ़ाया। 7 बजने को 15 मिनट हैं, 7 बजने में 15 मिनट हैं। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। राजेश 9-2-11 कर दिया, राजेश 9-2-11 हो गया। उल्लू को सीधा कर दिया, उल्लू सीधा करना। अव्यय संबंधी अशुद्धियां। जो करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके अतिरिक्त पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे बच्चे दोपहर के समय खेल रहे थे, बच्चे दोपहर में खेल रहे थे। आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए हैं, आतंकवादियों से लोग भयभीत हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़े कि किस प्रकार से हम त्रुटियां करते हैं और क्या उन त्रुटियों का समाधान है। जितना ज़्यादा आप हिंदी लिखित में अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हिंदी शुद्ध होती जाएगी। तो चलिए अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।